नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल के नामकरण पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अच्छा नामकरण क्या होता है और उसकी क्या गुण होते हैं। तो एक अच्छा नामकरण वो होता है जिससे हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगे, अर्थात वह प्रवृत्ति या वह विशेषताएं जो उस काल विशेष में हमें विशेष तौर पर प्रदर्शित होती दिखाई देती है। यानी जो रचनाएं मिलती है वह किस रीति पर या किस विशेष वस्तु या विषय वस्तु पर हमें अधिक मात्रा में मिलती है, तो उसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। अर्थात जैसे कि उदाहरण के तौर पर भक्ति काल। तो भक्ति काल नाम से ही हमें पता चलता है कि उस समय भक्ति काल से जुड़ी हुई अधिक रचनाएं हमें मिलती हैं। या विभेदक प्रवृत्ति, यानी वे प्रवृत्ति जो उस काल विशेष में उत्पन्न होती है और उसी काल विशेष में समाप्त हो जाती है। यानी जो प्रवृत्ति हमें उस काल विशेष में देखने को मिलती है, ना वह प्रवृत्ति ना उस काल से पहले हमें मिलती है और ना ही उस काल के बाद मिलती है। उदाहरण के लिए रीतिकाल है, तो रीतिकाल में जो भी रचनाएं रची गई हैं ना वो तो हमें रीतिकाल के पहले मिलती है और ना ही रीतिकाल के बाद मिलती है। अर्थात जो रीतिवध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त जैसी कविताएं या रचनाएं रची गई थी ना वो तो हमें रीतिकाल से पहले दिखाई देती है, ना ही रीतिकाल के बाद दिखाई देती है। तो तीसरा है संक्षिप्त हो, यानी नामकरण ऐसा हो जो छोटा हो, एक वाक्य 10-12 शब्दों में लिखा हुआ ना हो, 2-3-4 शब्दों में कम से कम हो। अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष ना हो। अव्याप्ति यानी कि ऐसा नामकरण जिसमें उस कालखंड विशेष की समस्त विशेषताओं का तो पता चलता है, लेकिन अगर कुछ विशेषताएं छूट जाती हैं तो वो अव्याप्ति होता है। और अतिव्याप्ति यानी ऐसा नामकरण जिससे उस काल विशेष की समस्त विशेषताओं का तो पता चलता ही है, लेकिन उस कालखंड के अलावा दूसरे कालखंडों की भी विशेषताओं का पता चलता है, तो वो अतिव्याप्ति दोष कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर अव्याप्ति दोष में वीरगाथा काल को हम ले सकते हैं, जिसमें हमें आदिकाल में वीरगाथा काल के अलावा जैनों की, सिद्धों की, रीतिवध, श्रृंगारिक आदि रचनाएं भी रची जा रही थी। हमें उसमें प्रचुर मात्रा सिर्फ वीर काल की दिखी, बाकी विशेषताओं को हमने छोड़ दिया। तो ये क्या है, हमारी अव्याप्ति दोष पता चलता है। अतिव्याप्ति दोष उदाहरण के तौर पर कुछ विद्वानों ने आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा है, लेकिन अपभ्रंश काल से हमें आदिकाल का तो पता चलता है, लेकिन अपभ्रंश की काल का भी विशेषताओं को प्रदर्शित होती नजर आती है, जिस कारण ये भी अतिव्याप्ति के दोष है। नामकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक सविशेष और निर्विशेष। सविशेष यानी कि उस कालखंड की विशेषताएं उसमें प्रदर्शित हो रही हो, जैसे भक्ति काल है। भक्ति काल से हमें पता चलता है कि उस काल विशेष में भक्ति से संबंधित रचनाएं हो रही हो। दूसरा है निर्विशेष। निर्विशेष ऐसा नाम जिससे उस काल विशेष की विशेषताओं का पता ना चलता हो, जैसे आदिकाल। आदिकाल से हमें ये नहीं पता चलता है कि उस काल में वीरगाथा से संबंधित रचनाएं रची जा रही हैं, या जैन से संबंधित, या बौद्ध से संबंधित, या रीतिवध से संबंधित। तो इससे हमें क्या है, पता नहीं चलता है। तो ये क्या है कि निर्विशेष नामकरण है। दोस्तों, अक्सर पेपर में आदिकाल के नामकरण पर विभिन्न आलोचकों के मत स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आदिकाल के नामकरण पर विभिन्न आलोचकों ने या विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इस समय को उन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य को दो कोटियों, एक अपभ्रंश और देश भाषा में बांटा है। यानी उस समय जो साहित्यिक रचनाएं चल रही थी वे अपभ्रंश में या देश भाषा यानी कि आमजन की बोली में थी, यानी कि आमजन की भाषा में जो रचनाएं रची जा रही थी उस आधार पर बांटा है। उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते। यानी उनके अनुसार जो बुद्ध और जैनों की रचनाएं हैं वो धार्मिक प्रचार के लिए है, इससे समाज की दशाओं का प्रदर्शित नहीं होती है, अतः इसे साहित्य की कोटि में हम नहीं रख सकते। और उनके मत में तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं में से केवल खुसरो के पहलिया, विद्यापति की पदावली और विशल देवरासों को छोड़कर सभी रचनाएं वीरगाथात्मक है। यानी वीरगाथा के आधार पर उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल कहा, यानी युगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर या केंद्रीय प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इसका जो है नामकरण किया है। इस युग में राज्य आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्धों के लिए उकसाने का काम करते थे, इसलिए उनके रचनाओं को राजकीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज की गई उनके अनुसार शुक्ल जी ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नामकरण वीरगाथा काल रखा गया,
अर्थात शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर विवेच्य काल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, उनमें से 4 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा के हैं और 8 ग्रंथ देसी भाषा से संबंधित है। और इन 4 ग्रंथों में जो रचनाएं हैं वे हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। और 8 ग्रंथ खुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद प्रकाश रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये रचनाएं क्या है? अधिकतर अप्रमाणित एवं सूचना मात्र हैं, जिसमें हमीर रासो, जयचंद प्रकाश आदि रचनाएं सूचना मात्र है तथा पृथ्वीराज रासो भी अप्रमाणित सूचना है। अतः ये रचनाएं सूचना मात्र हैं या बाद में लिखे गए हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा ये नामकरण केवल एक विशेषता के बारे में बताता है, जबकि इस काल में और भी अनेक रचनाएं रची जा रही थी, जैसे सिद्धों की, नाथों की, जैनों की रचनाएं, अर्थात ये धार्मिक रचनाएं हैं और इनको भी इन्होंने शामिल नहीं किया है। इसके अलावा इन्होंने लौकिक साहित्य को भी शामिल नहीं किया है, जो उस समय आम जन की साहित्य था। और इसीलिए केवल एक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर काल का नामकरण करना उचित नहीं है, ऐसा विद्वानों का मत है। दूसरे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने इस काल को संधि वह चारण काल नाम दिया है और इसकी समय सीमा को विक्रम संवत 750 से 1375 तक बताया है। उनकी समिति में हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है, किंतु अपभ्रंश से एक पृथक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व हिंदी भाषा एक ऐसी स्थिति में रही जिसमें वह अपभ्रंश के प्रभाव से सर्वथा मुक्त न हो सकी होगी। और अपभ्रंश भाषा के अंत और हिंदी भाषा के आरंभ की इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसकी संधि काल की कल्पना की है, जिसको उन्होंने विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक समय सीमा में बांधा है, जिसमें जैनों, सिद्धों तथा नाथों की रचनाओं को रखा है। ये वह संधि काल है जिसमें धर्म आपस में जुड़ रहे थे, भाषा आपस में जुड़ रहे थे, यानी समन्वय हो रहा था। अतः ये अपने आप में उचित है। लेकिन संवत 1000 से 1375 तक के काल को चारण काल माना है, जिसमें इन्होंने चारण काव्य और वीर गाथा काव्य को शामिल किया है, लेकिन इन्होंने लौकिक काव्यों की अवहेलना की है, अतः इसको भी उचित नहीं माना जा सकता। तीसरे हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तात्कालीन साहित्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। इस काल के साहित्य में सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य की प्रधानता है। सामंत काल में सामंत शब्द से उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण जाति के कवियों की राज स्तुति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। लेकिन इस सिद्ध सामंत युग में भी सभी धार्मिक और सांप्रदायिक तथा लौकिक रचनाएं नहीं आती है। राहुल सांकृत्यायन अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं। साथ ही इस युग की रचनाओं को वो मराठी, उड़िया, बांग्ला आदि भाषाओं की सम्मिलित निधि स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिद्ध सामंत काल नाम भी साहित्य के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा है। यह नाम कुछ हद तक सार्थक प्रतीत होता है। इस नाम का अभिप्राय है उस समय हिंदी का अंकुरण हो रहा था, लेकिन बीज वपन नाम से उस समय की हिंदी के प्रौढ़ होने का पता नहीं चलता है, साहित्य के प्रारंभिक रूप का पता चलता है। और इसके विपरीत इस कालखंड में रचे गए साहित्य की विशाल परंपरा हमारे सामने है, अर्थात उस समय पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है और उसके साथ साथ कुछ नवीन प्रवृत्तियों का भी जन्म हुआ है। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि इस काल में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया है। हिंदी साहित्य पहले से ही लिखते चले आ रहा था और इस काल में उसका विकास हुआ है, अतः ये नाम भी असंगत जान पड़ता है। पांचवें हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने इस काल को आदि काल कहा है। उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वे मानते हैं कि इस काल में किसी विशेष प्रवृत्ति का अभाव है, अर्थात इस काल में अनेक प्रवृत्तियां हैं। इस काल में वीर गाथात्मक काव्य भी लिखे गए हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, श्रृंगार साहित्य, लौकिक साहित्य आदि रचनाएं मिलती है, यानी इस काल में अनेक विशेषताएं हैं
किसी एक विशेषता के आधार पर नहीं बांध सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए द्विवेदी जी ने इस काल का नाम है आदिकाल रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि इस नाम से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है, अर्थात स्वयं द्विवेदी जी द्वारा किया गया नामकरण में भी अर्ध स्वीकृति झलकती है। लेकिन परवर्ती इतिहासकारों में डॉक्टर नागेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आदिकाल नाम ही स्वीकार किया है। धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है और उनका मानना है कि आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता है, अतः इसे अपभ्रंश काल कहना चाहिए। भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास में काल विभाजन उपयुक्त नहीं है। अपभ्रंश काल ये नाम भ्रामक भी सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें श्रोता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकृष्ट होता है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी हिंदी और अपभ्रंश अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहना भी उचित नहीं है, अतः ये नाम भी असंगत जान पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।